में लास्ट टाइम चला था मेरे पास क्या थी, तो जनरेटर फंक्शन से जब मैंने कनेक्टिविटी कर दी, तो जब कनेक्टिविटी करवाई एक सेशन से, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम जैसे इसने कनेक्टिविटी की तो आपके ब्राउजर के अंदर इसने डिटेल सेव कर ली कि मैं कनेक्ट हुआ हूं। अच्छा, जब दोबारा मैं कनेक्टिविटी का बोलूंगा तो इसने चेक कर लिया कि लास्ट टाइम में चला था कनेक्टिविटी हुई भी, तो दोबारा से वो क्रेडेंशियल्स वगैरह पास नहीं करेगा। तो जनरेटर फंक्शन क्या करता है, अपनी पुरानी वैल्यू को याद रखता है। अच्छा, इसको एक शॉर्ट आप एक रख सकते हैं याद रखने के लिए। फंक्शन हमारा चला, सपोज करें आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन की बॉडी है, बॉडी के अंदर लाइन नंबर 1 समझते हैं, लाइन नंबर 1 पे कोई डेटा लिखा हुआ है, चल फंक्शन तो पूरा कॉल होगा ना, पूरी बॉडी चलेगी, लेकिन जैसे इसको रिटर्न मिलेगा वो क्या करेगा, फंक्शन को क्लोज कर देगा। ऐसा ही है ना, रिटर्न की नीचे वाली लाइन नहीं चलती ना, चेक करा किसने, रिटर्न लिखा, रिटर्न के नीचे एक और लाइन लिखी, वो नहीं चलती, तो उसका मतलब रिटर्न पे फंक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब दोबारा कोई कॉल करेगा तो वो चलेगा, फिर वो रिटर्न पे स्टॉप हो जाएगा। तो रिटर्न एक लिमिट है कि यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। जनरेटर फंक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो आइटरेशन बेसिस पे चलता है, रिटर्न की जगह हम यहाँ पे ईल्ड यूज करते हैं, सही है। लेकिन एक बार आपका फंक्शन चला, वो रिटर्न पे आया, रिटर्न होने के बाद वो दोबारा फंक्शन दोबारा चलेगा, फिर रिटर्न पे आएगा, फिर तीसरी बार चलेगा, फिर रिटर्न पे आएगा, चलता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं कर रहे। जैसे ईल्ड होती है, ईल्ड का मतलब वो रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न के बाद वो खुद दोबारा से चलेगा, तो लूप है ना, लूप तो चलता रहेगा, ये जब चलेगा आप उसको कॉल करेंगे नेक्स्ट, समझ गए, आपने फंक्शन कॉल करा, उसका रिटर्न करा, बात तो खत्म हो गई। जनरेटर फंक्शन में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जब आपने फंक्शन कॉल करा, उसने रिटर्न करा, लेकिन वो वेट कर रहा है दोबारा से कमांड का, और वो दोबारा से उस फंक्शन को चलाएगा, तीसरी बार चलाएगा, चौथी बार। तो अपनी आइटरेशन को याद रखिएगा कि मैं इसको चलाता जा रहा हूँ, तो उसमें ईल्ड बनती है हमारे पास, तो मतलब नई चीज जनरेट हो रही है, तो इसको जब भी जनरेटर फंक्शन बोलते हैं, इससे जनरेट जो होती है वो ईल्ड जनरेट हो रही होती है। अच्छा, इसको ना बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो जो 19 वीडियोस हैं उसमें जनरेटर फंक्शन को आप देख लें, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो बहुत डिटेल में जनरेटर फंक्शन को हमने कम से कम 1 से 1.5 घंटे और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स की। इसमें एक जबरदस्त चीज है, वो ये है कि एक चीज याद रखना है, एज अ डेवलपर सब लोग डेटाबेस किसी भी चीज का जब हम सेशन को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, सही है। इन केस आपने कोई सेशन ऑन कर दिया, आप क्लोज नहीं कर रहे, इसका एक बड़ा नुकसान होगा, जैसी एप्लीकेशन चलेगी लाइव होगी, वो सेशन क्रिएट करना शुरू करेगी, क्लोज हो नहीं रहा, आपके डेटाबेस के बाद सेशन के पूल की लिमिट होती है, वो लिमिट फुल होगी, आपकी एप्लीकेशन काम करना छोड़ देगी, वो कहेगी डेटाबेस से पूल नहीं मिल रहे, डेटाबेस वाला बेचारा पूल बढ़ा देगा, फिर वो पूल फुल कर देगी, फिर वो पूल बढ़ा देगा, फिर पूल फुल कर, तो सेशन को क्लोज करना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर ये तो लिखी हुई है ना, सेगमेंट विद सेशन एज सेशन, इसलिए ऑटो क्लोज कर दी, सेशन को यूज कर रहे खुद ही क्लोज कर दी, कि हमें क्लोज लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम ये फंक्शन आप जाके डॉक्यूमेंटेशन पे देखोगे उसकी एसक्यूएल मॉडल की, तो उन्होंने दो तरीके फास्ट एपीआई के बारे बताया हुआ है, दो तरीके बताए हुए, एक में हम सेशन स्टार्ट और क्लोज करते हैं मैनुअली, और एक हम विथ करके यूज करते हैं, इसमें वो खुद ही स्टार्ट करता है, खत्म होने पे रिटर्न होने पे खुद ही क्लोज कर देता है कि भाई ये काम पूरा हो गया इसका। आई थिंक इतना बहुत है। तो जनरेटर फंक्शन को एक नज़र आप देख लीजिएगा, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आप देखें पहला राउट हम बना लें, जैसे आपका होम पेज होता है, हमने कहा हमारी एपीआई का जो होम राउट होगा वो क्या स्लैश गेट मेथड के जरिए कोई एक्सेस करेगा। जैसे ही गेट मेथड से आपका लाइक सर्वर क्या था, लोकल होस्ट 127.0.0 लाइक 8000, तो जैसे ही ब्राउजर के ऊपर कोई ये यूआरएल डालेगा तो ये क्या करेगा, गेट मेथड के जरिए, तो जैसे ही ये राउट कॉल होगा तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट मैपिंग की हुई है बैकएंड पे फाइल से कि गेट रिक्वेस्ट जब भी आएगी तो कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, जो बिल्कुल इसके नीचे लिखा होगा। तो इसके नीचे कौन सा फंक्शन लिखा हमने, रीड रूट फंक्शन, और उसके बाद आप देखें कि आपके मेन होम राउट के ऊपर ये जेसन जो है या डिक्शनरी जो है रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाला राउट बनाया हुआ है, नेक्स्ट वाले राउट के अंदर देखें टू डूज मेथड कौन सा है, पोस्ट। पोस्ट मेथड का मतलब हम इसको कोई डेटा पोस्ट मेथड से भेजेंगे। अच्छा, पहली चीज आप देखें कि आपने क्या किया, इसकी जो आउटपुट की टाइप होगी वो क्या है, कौन सी क्लास है, टू डूज, जिसके अंदर आईडी भी है, जिसके अंदर कंटेंट भी है, जिसके अंदर प्राइस भी है। तो आपने आउटपुट जो इस यानी इसके यूआरएल से हमें मिलेगा वो हमने बता दिया। अच्छा, फिर हम देखते हैं, ओके, फिर हम देखते हैं हमने क्या किया, जैसे ही पोस्ट मेथड के जरिए कोई डेटा भेजेगा तो ये वाला फंक्शन जिसके फौरन नीचे लिखा हुआ है एसिंक्रोनाइज फंक्शन, क्योंकि डेटाबेस को भी कॉल कर रहा है ना,
तो एसिंक्रोनाइज फंक्शन क्रिएट टू डूज कॉल होगा। इसके अंदर पहला वेरिएबल है टू डूज, क्योंकि टू डूज हमने बनाया जिसके अंदर पूरी की पूरी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें आईडी भी होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए दूसरी चीज दोस्तों, कंटेंट भी होना चाहिए और प्राइस भी होना चाहिए। उसके बाद सेशन जो वेरिएबल हमने बनाया था, तो हमने कहा एक सेशन का वेरिएबल, ये अभी हम यहाँ लोकल वेरिएबल बना रहे हैं इस फंक्शन के लिए जिसकी टाइप क्या है आर्बिट्रेटेड सेशन क्लास और डिपेंड कर दिया गेट सेशन। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यानी इस फंक्शन की कोई भी चीज जब तक कॉल नहीं होगी काम नहीं करेगी, पहली लाइन भी जब तक नहीं चलेगी जब तक कि कौन सा फंक्शन ना चल जाए, आपका गेट सेशन। तो ये काम होगा तो फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, वो क्या कहता है न्यू टू डूज बना रहे हैं, टू डूज की क्लास के अंदर क्या कर रहा है डॉट कंटेंट निकाल के इसमें पास कर रहा है और प्राइस। तो जो लोकल यानी पॉस मेथड से चीजें आई उससे उसने चीजें निकाली, प्राइस और दो चीजें पास की, क्योंकि आपको पता है आईडी जो बैकएंड पे होती है ऑटो जनरेट होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज देखें, सेशन को इस्तेमाल करते हुए इस टू डू को ऐड करवाया, कमिट का मतलब वहां पे सेव हुआ, फिर आपने सेशन को अपडेट किया क्योंकि डेटाबेस के अंदर वो डेटा सेव हो चुका है और उसको आईडी भी मिल चुकी है। फिर जब उसकी आईडी अपडेट हो गई तो हमने उस टू डू को रिटर्न किया। तो जब इसने सेव करवाया था ऊपर टू डू कौन सा था, सेशन डॉट ऐड, उस वक्त कंटेंट और प्राइस, कंटेंट और प्राइस दो चीजें गई थी। डेटाबेस में कमिट के बाद जब रिफ्रेश किया उस वक्त डेटाबेस में एक आईडी ऐड हुई है और वो आईडी उठ के जो भी आई है वो वेरिएबल हमने रिटर्न किया। अच्छा, अब इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं, ये इंसर्ट का हो गया। इसी तरह नीचे हम जाएंगे तो क्या है, गेट मेथड से हमने सारे के सारे टू डूज ऐड किए हैं, इस तरह डिलीट अपडेट सारी चीजें आप बना लेंगे। अब ये काम तो हमने कर लिया, ये काम करने के बाद सर्वर चलाना बहुत ही यानी आसान कमांड थी। हम क्या कमांड चलाते हैं, डॉकर कंपोज अप, ये सारे काम हो जाएंगे, आपके लोकल सिस्टम पे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये हम चला के फिर हम इसको कस्टम जीपीडी के साथ कनेक्ट करके आज वाला जो काम है आपसे लाजमी करवाएंगे। तो अब डॉकर कंपोज अप -d का मतलब क्या है, डिटैच। डिटैच का मतलब क्या होता है कि आपकी टर्मिनल जो है फ्री हो जाए और आपकी जो सर्विसेज हैं वो बैकएंड के ऊपर चल जाएं। तो डॉकर कंपोज अप ये कमांड चलाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज है, जो सेशन ऐड हो रहा है ना, ये डेटाबेस में वैल्यू अभी नहीं भेज रहा, इसकी अपनी स्टोरेज है सेशन की ना, तो ये ऐड के टाइम पर आपकी बात सुन लेता है, उसको समझ आ जाता है कि न्यू टू डू का डेटा है मुझे लेके जाना है, लेकिन ये अपने स्टोरेज में रखता है, सेशन स्टोरेज, डेटाबेस तक की बात नहीं पहुंची, ये सेशन स्टोरेज में रखी है। जैसे आप सेशन कमिट करते हो तो ये एक साथ जितने भी ऐड होते हैं, आप एक से ज़्यादा भी ऐड चला सकते हैं, एक ऐड, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा ऐड। जैसे आप कमिट की कमांड चलाते हो, ये उस टाइम डेटाबेस में जाकर अपडेट करता है। तो रिफ्रेश का मतलब होता है कि रिफ्रेश वैल्यू लेके आ जाओ, जो नया डेटा गया है उसको भी ले आओ, तो ना उसका पुराना डेटा होता है। तो तीनों चीज़ें हो गई। अब हम जा रहे हैं आगे, इसको इसमें अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों करना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखें इस तरह कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक इनवॉइस है, इनवॉइस के ऊपर आप देखेंगे तो डेट होगा, इनवॉइस नंबर होगा, बाद जो कस्टमर है उसका नाम होगा, ये सारी डिटेल एक दफा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आइटम्स आते हैं, आइटम नंबर 1, उसका नाम, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस। तो ये आइटम आपके मल्टीपल आ रहे हैं। तो जब भी अगर रियल लाइफ में देखें तो ये जो एंट्री है वो एक ही स्क्रीन के ऊपर हो रही होती है, लेकिन बैकएंड के ऊपर आप देखें तो दो टेबल्स होते हैं। एक वो टेबल होता है जिसके ऊपर वो हेडर की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है और फिर वन टू मैनी रिलेशन में उसके अगेंस्ट मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने हेडर की इन्फॉर्मेशन डाल दी, नीचे डिटेल में आपने एक एंट्री की, दूसरी एंट्री की, तीसरी एंट्री पे जाके आपने कहा यार मैंने सेव नहीं करना। तो अगर ये कमिट हो, मतलब रियल टाइम में कमिट हो रहा होता तो आपको पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ता। तो अब क्या है कि आपने इनवॉइस की डिटेल हेडर डाला, एक एक डिटेल डाली, जब आपको लगा कि इनवॉइस आपने सही एंट्री कर दी, अब आप कमिट दबाएंगे तो जितने रिकॉर्ड होंगे हेडर का एक रिकॉर्ड प्लस डिटेल के जितने रिकॉर्ड हैं वो सारे कमिट हो जाएंगे। और अगर आप किसी भी टाइम पे उसको डिलीट करना चाहें, कैंसिल करना चाहें, तो आपकी इनवॉइस कैंसिल हो जाएगी और डेटाबेस पे आपकी हिट नहीं जाएगी और आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा। जबरदस्त यूज केस बताया, आप लोग समझ गए ना कि यूज केस क्या बताया? अच्छा, याद आ रहा है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नोट करें, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी SQL लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। आपने कहा सेशन डॉट ऐड, इसने बैकएंड पे खुद ब खुद क्यूरी लिखी होगी, इंसर्ट इनटू, टेबल में कॉलम के नाम, उनकी वैल्यू और फिर जाके वो वैल्यू क्या होगी वहाँ पे अपडेट हुई। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात की है कि आप जब प्रोसेस कर रहे होते ना फंक्शन, होता क्या है कि आपने जैसे टू डूज जो है ये क्या किया डेटाबेस में सेव करवाना है, अभी करवाया नहीं,
तो आपने एक टू डूज में आईडी और नेम डालना है। अच्छा, एक और कोई टेबल होता है, उसमें भी डेटा सेव करवाना है जो डिपेंड होता है इसके ऊपर। जैसे कि कहा पेरेंट, और पेरेंट के अंदर 10 चाइल्ड आ रहे हैं, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2, चाइल्ड नंबर 3। तो आप इस तरह की, और वो मुख्तलिफ फंक्शन चल चल के आ रही होती है, मुख्तलिफ क्यूरीज चल चल के आ रही होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब तक आप कमिट नहीं करते सेशन डॉट कमिट, तो कमिट आपके पास आखिरी किया है, ये 10 एंट्री 10 एंट्री एक साथ कर दे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि टू डूज को ऐड करो, लाइक वहाँ पे आईडी ऐड करो, वहाँ पे नेम ऐड करो, यूजर की ये नाम ऐड करो, क्विज की ये डिटेल ऐड करो, तो हम ऐड करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेशन डॉट कमिट होता है, तो जितनी भी चीजें आपने ऐड में लिखी हैं वो सारी की सारी वहां पे जाके क्या होती हैं, डेटाबेस में हिट होती हैं। इसी तरह आप 10 चीजों को अपडेट कर रहे हैं, तो आपने पहला, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद आपने लास्ट में 10 अपडेट किया, आपने सेशन डॉट अपडेट, सेशन डॉट अपडेट। तो आपने कहा एंड के अंदर क्या किया, कमिट। तो जहां पे भी आप कमिट करेंगे उस वक्त जाके डेटाबेस में वो चीजें अपडेट होती हैं। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीखते जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपके पास है कि फॉर सपोज हम इसको ट्रांजैक्शंस का वर्ड कहाँ यूज करते हैं, जैसे ICID का वर्ड यूज होता है, तो वो उसकी क्या डिटेल है? ट्रांजैक्शंस बनाते हैं ना डेटाबेस के साथ, तो उसकी कुछ डिटेल शेयर करें। ट्रांजैक्शन तो बेसिकली आपका एक कंप्लीट जो रिकॉर्ड है, पूरा एक रिकॉर्ड है कंप्लीट, उसको हम एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके दरमियान तो बेसिकली आपके पास यही होता है कि हम इसके अंदर डेटा ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जब हम इसको पूरा कमिट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन। तो जब तक आप कमिट नहीं करते उसको ट्रांजैक्शन नहीं कहलाता। पुरानी हम उसमें देखे होते तो हम इसको कहते थे पोस्टिंग, कि उसमें होता है कि हम एंट्रीज किए जा रहे हैं, वो आपके पास एक इंटरम जगह के ऊपर स्टोर है। जब आप उसको फिर उसके बाद क्या होता था कि उसको कोई वेरीफाई करता था, वैलिडेट करता था, वैलिडेट करके अभी बैंकिंग में देखिए तो यही होता है, एंट्री चेक करता है, वैलिडेट करके जब वो पोस्ट करता है तब आपकी जाके जो ओरिजिनल डेटाबेस है वो कमिट हो रही है। अदरवाइज जो है ना वो एक टेबल के अंदर एमडी टेबल के अंदर। तो ट्रांजैक्शन बेसिकली आपकी उससे होती है जब आपके पास वो कमिट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड